तो हेलो दोस्तों, एडुटैप में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है और इस फटाफट सीरीज के अगले लेक्चर में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो अगर गाइस मैं बात करूं आज के सेशन में, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर भी रहे हो, तो यूपीएससी कैंडिडेट्स भी जनरली सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर एक ऐसा नहीं पढ़ते हैं। और यही एक ऐसा कंपोनेंट जो कि मेक और ब्रेक हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज आपको यहाँ पे यूपीएससी कैंडिडेट्स के साथ भी compete करना है। तो जब मैं सोशल सिक्योरिटी की बात करता हूँ गाइस, तो सोशल सिक्योरिटी बेसिकली आपके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है, एक्ट्स और स्कीम्स। और हम लोग शुरुआत करेंगे स्कीम से। रीजन क्यों है? क्योंकि एपीएफसी में अगर मैं बात करूं 10 से 11 सवाल आते हैं, तो उसमें से 5 से 6 सवाल जो हैं आपके एपीएफसी में वो आपको देखने को मिलते हैं स्कीम्स के ऊपर। और ईओएओ में 2017 में 2 और 2021 में 4 सवाल देखने को मिले हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल स्कीम्स के क्वेश्चन और भी पढ़ सकते हैं। अब स्कीम्स क्या हमें सारे पढ़ने नहीं, हम कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की स्कीम्स पढ़ेंगे, जिसमें रिटायरमेंट की स्कीम्स हम लोग डेली डिस्कस करा करेंगे आपके हर लेक्चर के ऊपर। फिर हम हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की स्कीम्स, अंडर प्रिविलेज सेक्टर्स की स्कीम, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम, और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, एजुकेशन, अंडर प्रिविलेज, उनकी स्कीम्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वहां पे हम पूरी स्कीम डिस्कस नहीं करेंगे। स्कीम का कुछ हिस्सा आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और आपको मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी है कि जिस स्कीम को भी हम डिस्कस करेंगे आपको उस स्कीम को अच्छी तरह रिवाइज करना है। ये आपको मुझे हर लेक्चर में प्रॉमिस करना पड़ेगा, तभी आपकी स्कीम्स जो है बहुत अच्छी तरह से कवर होंगी। अब मैं आपको इतनी श्योरिटी क्यों दे सकता हूं गाइस? बिकॉज लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं 2021 के एग्जामिनेशन में 116 सिलेक्शन एडुटैप ने प्रोवाइड की हैं। तो इस साल भी इस फटाफट सीरीज के साथ हम आपको क्वालिटी क्वेश्चंस देना चाहते हैं, कि ताकि आपकी सिलेक्शन ना रुके। वही एक चीज जो मैंने आपको शुरुआत में बोली है कि मेरा काम है आपके साथ अच्छे स्कीम के अच्छे सवाल डिस्कस करने, और आपको मुझे एक चीज एश्योर करनी है कि वो स्कीम्स आप दोबारा रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवीजन इज द की। और इन एमसीक्यूज के साथ भी हम रिवीजन को और ज्यादा अच्छा करेंगे, तो उस चीज पे आपको कभी भी घबराना नहीं है। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के ऊपर। आपको मुझे बताना है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इस स्कीम के रिगार्डिंग। तो पहला क्या है, एंट्री एज जो है स्कीम्स की 18 से 40 है, यानी कि जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज है उसकी एज पूछी गई है। फिर आपको पूछा गया स्कीम के अंदर ईपीएफसी और एसए के मेंबर्स एलिजिबल होते हैं या नहीं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसकी पेंशन फंड मैनेजर है। आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा या 1 और 3। हमें पता है जी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्कीम है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये स्कीम जो फोकस करती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर फोकस करती है, और ईपीएफ और ईएसआईसी के मेंबर्स जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। तो अगर आपको इन दो स्टेटमेंट्स के बारे में पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हो। वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताई है, शुड बी एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए, सैलरी जो है वो 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, शुड नॉट बी एंगेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, और वो इम्पोर्ट टैक्स पेयर भी नहीं होने चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो आपके पेंशन फंड मैनेजर होंगे। चलिए अब मूव करते हैं दूसरी स्कीम के ऊपर, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो कि ईपीएफओ की ही स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्कीम है। तो यहाँ पे आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको एक गेस तो खुद ही बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्कीम है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बन चुका है गलत। अब आपको मुझे बताना है जो इसके अंदर टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं, क्या उनकी जो मंथली सैलरी है वो 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करता है स्कीम के अंडर, तो क्या वो न्यू और ओल्ड दोनों एम्प्लॉयज के लिए प्रोवाइड करता है? और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है उनको एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स के ऊपर। तो अब हमें थोड़ी देर वेट करना है, हमें देखना है क्या चीज है। देखिए, अगर आप इस स्कीम को, आपको इसका बेसिक आइडिया पता है, तो आपको पता है स्कीम का प्राइम फोकस सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के ऊपर है। इनफॉर्मल सेक्टर के को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी नए एम्प्लॉयज को देगा, पुराने को नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई भी है। और अगर मैं बात करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देता है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी आपको देता है 2 साल के लिए। तो फॉर 2 years द सब्सिडी इज प्रोवाइडेड। और सब्सिडी कैसे मिलती है? ठीक है जी, देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर द न्यू एम्प्लॉयज एंगेज कैसे होंगे ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। अगर 1000 एम्प्लॉयज हैं, तो एम्प्लॉयज की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 12%, और एम्प्लॉयर जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसकी कंट्रीब्यूशन 12%। तो टोटल 24% ऑफ वेजेस की एम्प्लॉयमेंट, 24% की कंट्रीब्यूशन आपकी हो जाएगी स्कीम के अंडर।
अगर मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयज 1000 से ज्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो है 12% होगी, यानी कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वहां पे मैटर नहीं करेगा। और यही चीज मैंने आपको बताया था कि ईपीएफओ की स्कीम है तो ये स्कीम तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब बात करते हैं जी इंश्योरेंस के ऊपर, तो इंश्योरेंस सेक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस सेक्टर एज अ कंपोनेंट आपके सिलेबस में डिफाइंड है, बट सोशल सिक्योरिटी में भी जैसे फाइनेंस की स्कीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो मैंने आपसे सवाल पूछा है जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर, आपको मुझे बताना है बेनिफिशियरीज जो हैं वो एंटाइटल्ड होते हैं रिस्क कवरेज 1 लाख रुपए तक के लिए इन केस ऑफ डेथ। कवरेज जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दी जाती है, जो कि इसका इंश्योर्ड पीरियड है। और इंश्योर्ड पर्सन कभी भी स्कीम से वॉकआउट कर सकता है और कभी भी रीज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में इस चीज को ध्यान रखिए कि आपसे पूछा गया है करेक्ट या इनकरेक्ट। और अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और या फिर ओनली 3। अब दोस्तों अगर आपने स्कीम को अच्छी तरह पढ़ा भी और आपने इस चीज को नहीं देखा कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, तो आप फिर भी इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, क्योंकि पता है पहली स्टेटमेंट गलत है। रिस्क कवरेज 1 लाख नहीं 2 लाख होता है, तो पहली स्टेटमेंट गलत बन जाती है। कवरेज पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं, जबकि 1 जून से 31 मई होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट है। सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बिकॉज जो पर्सन है वो कभी भी रीज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी वॉकआउट कर सकते हैं, कभी भी रीज्वाइन कर सकते हैं स्कीम के लिए, बिकॉज ये इंश्योरेंस सेक्टर की स्कीम है, लाइफ स्कीम नहीं है। तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस चीज के ऊपर, तो बेनिफिशियरीज आर एंटाइटल्ड टू अ रिस्क कवरेज ऑफ ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ। और कवर पीरियड जो है वो 1 साल के लिए 1 जून से 31 मई तक का होता है। यह है जीवन ज्योति। इसी से रिगार्डिंग एक और स्कीम जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो है सुरक्षा बीमा योजना, वो भी मैंने आपको आज ही पूछी है, जो कि वो भी इंश्योरेंस से रिलेट करती है। So it is applicable for all bank account holders up to the age of 60 years. It is a life insurance cover, it is an accidental insurance cover, या फिर ये इंश्योरेंस कवर करती है डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। और ये गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा गया था ईपीएफसी 2015 में, सेम सवाल पूछा गया था, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, स्टेटमेंट्स भी सेम पूछी हैं आपसे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आपको दो चीजों पे आपको ध्यान होता तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर देते। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपकी बन चुकी है इनकरेक्ट। फिर आता है थर्ड स्टेटमेंट, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, तो अगर आपको पता है कि थर्ड स्टेटमेंट राइट है तो 1 and 4 तो वैसे ही इनकरेक्ट, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 and 4। तो देखिए इस तरह के सवाल को आपको स्मार्ट वर्क से भी यूज करना है। हो सकता है आपको कुछ भी नहीं पता स्कीम के बारे में, सिर्फ दो स्टेटमेंट अगर आप पिक कर लेते तो आप इसको 10 सेकंड में इस आंसर को सॉल्व कर लेते। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी 3 and 4, क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस स्कीम है। प्रीमियम इसका हो चुका है ₹20 पर ईयर, 12 से 20 साल किया गया है। ठीक है जी। अब प्रीमियम कैसे दिया जाता है, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम तो इंश्योरेंस कंपनी ₹20 पर मेंबर दिया जाता है। रीएंबर्समेंट अगर सॉरी, अगर एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट होती है तो आपको ₹1 पर एनम पर मेंबर को देना पड़ता है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की है तो पार्टिसिपेटिंग बैंक है तो उनको भी मिलता है ₹1 पर एनम पर मेंबर। टेन्योर है 1 जून से 31 मई, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए और 1 लाख इसके लिए पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए। अब गाइस मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम के ऊपर, जो है नेशनल पेंशन सिस्टम। मैंने आपके साथ लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि पेंशन सिस्टम्स की स्कीम जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट डिस्कस करता है जिसका नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम भी आपके साथ हर लेक्चर में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में मेरा क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सब्सक्राइबर्स क्या एग्जिट कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स सिर्फ क्या 5 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं, पहली स्टेटमेंट है। दूसरा है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है वो सेंट्रल बोर्ड कीपर है फॉर दिस रिकॉर्ड, और कॉन्ट्रीब्यूशन टवर्ड्स एनपीएस आर एलिजिबल फॉर एन एडिशनल टैक्स रिडक्शन ऑफ अप टू ₹50,000। तो आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट अगर मैं बात करूँ तो इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 साल नहीं 10 साल होता है। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है बिल्कुल करेक्ट, तो आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला 5 नहीं 10 साल होता है। एनएसडीएल इज द एक्टिंग बॉडी फॉर सेंट्रल बोर्ड कीपर, और कंट्रीब्यूशन जो आप एनपीएस के लिए लीज करते हो तो वो 50,000 रुपए आपको एडिशनल मिल जाता है। दैट इज द थिंग हियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर गाइस, दैट इज प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, बिकॉज यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात भी की जाती है। तो वाया वंदना योजना में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। गाइस मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस इसीलिए पिक किए हैं ताकि आप लोग पूरा प्रिपेयर रहिए इन स्कीम्स के रिगार्डिंग। मिनिमम एंट्री एज है स्कीम के लिए 60 साल। स्कीम जो है वो सर्विस टैक्स और जीएसटी से एग्जम्प्ट है, ये आपको देखना है। इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 25 लाख, इज ₹25 लाख पर सीनियर सिटीजन अंडर दी प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना।
तो आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है गाइस। तो स्टेटमेंट यहाँ पे अगर मैं करेक्ट करूँ तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 लाख रही, इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होती है 15 लाख पर सीनियर सिटीजन। सो दैट इज वाई दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है। ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट लिमिट 7.5 लाख थी, बट इसको डबल किया गया 2018 में, यानी कि 15 लाख रुपया। मैक्सिमम एंट्री एज कोई नहीं है, मिनिमम एंट्री एज है 60 ईयर्स अंडर दी प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। तो गाइस अगर आप सोच रहे हो कि इनको आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं एमसीक्यूज को, डू नॉट वरी, यहाँ के नीचे ही आपको एक टेलीग्राम लिंक का चैनल मिले, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर आप उस चैनल को क्लिक करोगे तो वहां पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएंगे, जो लेक्चर्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वहां से आप इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और बार बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और देखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए अब मूव करते हैं हमारे 7वें सवाल के ऊपर, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। और पीएमजेडीवाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस लेबर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों ही स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट आपको खोलना है। अकाउंट होल्डर को रुपए डेबिट कार्ड मिलता है। क्या रुपए डेबिट कार्ड मिलता है या वीजा और मास्टर कार्ड भी मिल सकता है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अंडर द स्कीम ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो इंक्रीज हुई थी 5,000 रुपए से 10,000 रुपए। तो आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, 1 एंड 3, 1 2 एंड 3, 2 एंड 3, या फिर ओनली 3। तो हमें पता है इसका आंसर क्या है। आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज सभी की सभी स्टेटमेंट ही करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्राइम फोकस क्या था कि हमें हर घर में और हर एडल्ट को एक बैंक अकाउंट देना है। तो दिस इज मीन्स वो अकाउंट आप कैसे दे सकते हो, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट। अगर क्योंकि आप मिनिमम थ्रेशोल्ड रख दोगे तो एक गरीब जिसके पास एक पैसा भी नहीं है वो कैसे अकाउंट खोलेगा। तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ही मीट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट मिल जाते हैं। डेबिट कार्ड जो मिलते हैं वो आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलते हैं, यानी कि इंडियन सिस्टम मिलता है रुपए डेबिट कार्ड। और ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी अब यहाँ पे आपको मिलती है, जो कि 5,000, अब हमारी 5,000 से बढ़ा के 10,000 रुपया कर दी गई है। अब बात करते हैं 8वें सवाल के ऊपर, जिसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो अगेन देखिए, बार बार सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ अंडर प्रिविलेज सेक्शन। तो इस तरह की स्कीम्स को हमें ध्यान रखना है। अंडर प्रिविलेज सेक्शन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो न्यूज में भी चल रही हैं, क्योंकि हम लोग मेन स्कीम पढ़ लेंगे, श्रम योगी मानधन या फिर आप अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, बट अगर इस तरह के स्कीम पे कोई सवाल आया तो मिस हो जाएंगे। तो वही पर्सपेक्टिव है इस रीजन का, इस सेशंस का, कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो हम आपको एक बार टच कराएं और आपको रिवाइज कराएं। स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है रिलीफ टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग। बेनिफिट्स जो हैं सेटल्ड होंगे विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एन एप्लीकेशन। और क्लेम्स जो हैं शैल बिकम ड्यू 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2। तो क्लेम्स 30 दिन में नहीं, क्लेम्स आपको सेटल करने होते हैं विद इन दी 15 डेज। तो क्लेम्स शैल बिकम ड्यू होते हैं 30 दिन के बाद, जबकि क्लेम्स आपको सेटल्ड करने होते हैं विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। क्यों है, देखिए दो चीजें। मैंने आपको बोला लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की कोई मिनिस्ट्री नहीं छोड़ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ही स्कीम है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ईपीएफओ नहीं, जबकि ईएसआईसी है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फाइनेंशियली सपोर्ट देनी है तो वो लोगों के लिए जो कि जॉबलेस हो चुकी हैं। ये है इसका मेन पर्पस, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। क्लेम्स जो है वो आपके ड्यू होंगे 30 दिनों के बाद। ठीक है, कितना रिलीफ मिलता है, 50% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग पीरियड्स। ठीक है, और पेड अप टू मैक्सिमम 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह से आपको जो है ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण हेल्प करती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ये वाला, क्लेम्स जो है वो कभी भी फॉरवर्डेड नहीं किए जाएंगे बाय द एम्प्लॉयर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट है अंडर द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। चलिए अब डिस्कस करते हैं गाइस 9th क्वेश्चन ऑफ द डे। What is the amount of pension provided under the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme when the beneficiary is attaining the age of 80 years? तो देखिए ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है और इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही डायरेक्ट मिलेंगे। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। और इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे और ये इजी सवाल होंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन सिस्टम, पेंशन की मैंने आपको पहले ही बोला, रिटायरमेंट और पेंशन, नेशनल पेंशन सिस्टम डिस्कस किया। अब आज डिस्कस करें ओल्ड एज पेंशन सिस्टम। तो आपको मुझे बताना है कितनी जो है वो पेंशन मिलती है। पेंशन अमाउंट इज ₹500 जो मिलता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स। अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के ऊपर, तो ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। इसके अंदर पेंशन मिलती थी 2,000, जो कि 60 टू 79 ईयर्स ऑफ एज के एल्डरलीज को मिलते हैं, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी को मीट करते हैं। और यहाँ पे पेंशन 500 पर मंथ भी मिलती है अप टू द अटेनिंग द एज ऑफ 80
ईयर्स। तो गाइस अब बात करते हैं आज के लास्ट सवाल के ऊपर, जो कि है आपका होमवर्क क्वेश्चन। मैंने आपसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही ऐसी इररेलेवेंट स्कीम नहीं पूछी है, मैंने आपसे पूछी है बहुत कॉमन स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। और गाइज मैं आपको बता रहा हूं, इन सवाल को मत छोड़िए, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की टू द एग्जामिनेशन। हमने 9 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, इन स्कीम्स को भी आप अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। और इसके साथ जो आज की स्कीम मैं आपको दे रहा हूं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि कमेंट बॉक्स में इस चीज से कभी नहीं घबराना कि मैं क्यों कमेंट करूं, मुझे तो आता है। नहीं, कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि अगर कोई गलती हुई भी है, कुछ भी हुआ है, तो कैसे, क्या मैं कंप्लीट कर रहा हूं। तो इस कॉन्फिडेंस से आपको मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या इस कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं दी जाती? क्या एनबीएफसी एग्जाम्प्टेड है स्कीम के अंडर? क्या इसको नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड मैनेज कर रही है? या फिर एप्लीकेंट जो है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो गाइस ये था आज का आपका पार्ट नंबर 1 फॉर दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। और अगर गाइस आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो हम आपके लिए 3 बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेके आए हैं एपीएससी और ईओयू एग्जामिनेशन के लिए। पहला है मास्टर पैक, जहां पे आपको हर चीजें डिटेल में, अगर कोई आप बहुत ही बड़े बिगिनर हो तो आपको हर चीज बेसिक से पढ़ाई जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे आपको कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मिलेंगे। फिर हमारा आता है दूसरा कंपोनेंट। अगर आपने तैयारी की हुई है और आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो और आपको लगता है सिर्फ मुझे स्पेशल कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग प्रिपेयर करनी है, मुझे सोशल सिक्योरिटी प्रिपेयर करना है, मुझे इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन और लेबर लॉज को प्रिपेयर करना है, तो वहां पे आपको उनके कंपोनेंट प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और अगर आपने वो कंपोनेंट भी पढ़ा और आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, तो आप टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एम है, वो है आपको एपीएफसी ईओ एओ ऑफिसर बनाना। अगर आप एपीएफसी अफसर बनोगे तो हमें वो भी बहुत खुशी होगी, और अगर आप ईओ एओ की तैयारी कर रहे हो तो आप ईओ एओ ऑफिसर बनो, वो भी। हमारा यही लक्ष्य है इन फटाफट सीरीज के थ्रू भी, कि आपको रिवीजन करवानी है, आपको सिलेक्ट करवाना है। यही यही हमारा प्राइम पर्सपेक्टिव है। तो गाइस ये था आज का आपका पार्ट नंबर 1 फॉर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब आपको सैटरडे को मैं पार्ट 2 के साथ मिलूंगा, जहां पे हम कुछ और स्कीम्स के ऊपर कुछ और बेहतरीन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपको फिर भी कोई भी डाउट है, आपको कभी भी घबराना नहीं है, आपको हमें ईमेल ड्रॉप कर देनी है at hello@edutap.co.in। आप हमें कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे, जिसका नाम है 8146207241। सो गाइस आप सब मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेहनत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जामिनेशन के लिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कभी भी कोई भी डाउट हो तो हम आपके लिए बैठे हैं, आपको घबराना नहीं है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। तो गाइस ऑल द बेस्ट, और अच्छी तरह पढ़िए, और आपको अगले सेशन में मिलते हैं। बाय बाय।